आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट, जो कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था। उसके बाद हम लोग करते हैं 26 से। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस की जो सारी सीरीज़ है इसको लगातार कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आप लोग देखिए, जो इसमें पहला है ऑप्शन, यहाँ पे प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी है मैं थोड़ा सा शांत रह के बहुत ही धीरे तरीके से और एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पॉलिटी में ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाओ आंसर दो, तो भाई यहाँ मत देखो वीडियो, कहीं और जाओ। दूसरे में देखते हैं लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। दूसरा है, तीसरा वाला ऑप्शन आपके सामने रखा गया है कि एक सही है या दो सही है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है कि एमएलए के वोटों का जो मूल्य होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही बैठती है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि देखिए संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ हैं, तो निर्वाचन की रीति किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। इसमें राज्य के विधानसभाओं, ठीक है, जितने भी राज्य की विधानसभा हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वाले में। और राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मत है, मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है। कैसे, कौन सा सूत्र लगता है? राज्य की संख्या, राज्य की जनसंख्या, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, ठीक है ना, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके निकल के क्या आता है? ये निकल के आता है राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत, विधानसभा के सभी सदस्य का मत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा धीरे बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना आपके ऐसे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकलवाने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। संसद के अगर एक सदस्य का मत निकलवाना है संसद के सदस्यों का, तो कैसे निकालते हैं? सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मूल्य है वो समान होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होता है। कथन 2 यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन करने से आपको पूरी पॉलिटी रिवीजन करनी है। आपको पूरी पॉलिटी याद होगी। मैं बहुत जल्दी से क्वेश्चन पढ़ दूँ, आंसर एकदम टिक बता दूँ, इसका बी सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं चलता। अगर ऐसे करना है तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे एमसीक्यूज़ कराते हैं वो, तो एमसीक्यूज़ कर लीजिए, इससे बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि इंडियन पॉलिटी जब आप करें ना तो आपकी पूरी पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उससे मिल भी जाएं। ठीक है ना, और अगर लगता है कि मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूं तो आपके पास ऑप्शन है इसको फास्ट करने का, वीडियो को फास्ट करके देख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस में है? अभी हम लोगों ने बात करी थी, किस आर्टिकल में? कमेंट करके लिखिएगा। राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। अब देखिए, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य होगा तो विधानमंडल में उच्च सदन देखिए क्या होता है। यहाँ पे आया ना क्वेश्चन, उच्च सदन अगर जिसको पता वही बता पाएगा। उच्च सदन मतलब है विधानसभा और विधान परिषद, माफ करिएगा, उच्च सदन है विधान परिषद, निम्न सदन है विधानसभा। ठीक है, तो अगर वो विधान परिषद का सदस्य है
उस कंडीशन में ये क्या नहीं दे पाएगा, मतदान नहीं कर पाएगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि भाई मुख्यमंत्री कब नहीं मतदान कर पाएगा। आमतौर से मुख्यमंत्री विधानसभा का होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो जाती हैं कई बार जिसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधान परिषद के होते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं से, वहाँ तो विधान परिषद का नाम ही नहीं लिया गया। तो विधान परिषद का अगर मुख्यमंत्री हुआ तो उस कंडीशन में आपको मत मुख्यमंत्री नहीं दे पाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न इसी के थोड़ा एक्सप्लेन के अनुसार। देखिए आर्टिकल नंबर 54 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। देखिए तो ये कब से, ये जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना कि राज्य की जनसंख्या बटे कुल विधान सभा की जनसंख्या, विधानसभा में निर्वाचित लोगों की जनसंख्या इंटू 1000, ये वही फॉर्मूले को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, हिंदी में लिख दिया। अब पूछ रहे हैं ये किस सन से दिया गया, तो ये सन था आपका 1971। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 से लिया गया, क्योंकि आपको पता है ना कि जो जनगणना जो हुई थी, सबसे पहले जनगणना किसके समय में हुई थी, वो हुई थी रिपन के समय में। ठीक है ना। फिर ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, मेयो और रिपन जो लॉर्ड थे, लॉर्ड जो थे उन्होंने ये जनसंख्या का कॉन्सेप्ट लाया था। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। 1971 की जनगणना से ये राष्ट्रपति के लिए ऐसा समझा गया है। अब कब किया गया, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय है कि 1971 की जनसंख्या द्वारा अभिनिश्चित द्वारा जनसंख्या से है। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया। मतलब 2026 जब आएगा तब 1971 के आधार को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसमें अपडेट लाया जाएगा। अपडेट्स के बाद में फिर 2026 को माना जाएगा। तो 2026 से पहले जितना भी है वो सब अभी 1971 की कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में यह बात का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, वो आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल बात सही है। संसद चुने जाने का योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के बारे में यही है कि वो संसद में चुने जाने योग्य हो, देश का नागरिक हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन हालांकि ये भी होना चाहिए, एक अपडेट होना चाहिए कि कम से कम वो प्रेसिडेंट है तो कम से कम वो ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तो किया ही होना चाहिए, नहीं ग्रेजुएशन तो इंटरमीडिएट तो किया ही होना चाहिए। और जो आपको पता ही है कि जो पंचायती हो गए हैं, पंचायती जो चुनाव हैं उनके लिए कक्षा 10 तो पढ़ा पास होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाती सारी चीज़ें। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 में राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होने के लिए अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है। 58 के 1 में ये उसी अहर्ताओं के बारे में बताता है प्रेसिडेंट के। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है भाई। सबसे पहले उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। अभी आपको बताना है, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करेंगे लोग कि भारत का जन्मा नागरिक हो, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद या सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपका सही होगा 1 और 3, माफ़ कीजिएगा सिर्फ 2 सही है। देखिए जन्म से
अगर भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, देखिए ये बात जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में आता है। भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो इस बात में नहीं था कि वो जन्मा है, ठीक है, क्योंकि आज तक कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया कि दूसरे देश का प्रेसिडेंट अपने यहाँ बनाया गया हो, दूसरा देश का व्यक्ति यहाँ पर प्रेसिडेंट बना दिया गया हो। 35 वर्ष की आयु तो पूरी करनी ही करनी है। संसद का सदन निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो इसमें से जो सही विकल्प है वो आपका हो गया सिर्फ और सिर्फ बी, ठीक है ना, केवल बी। अगर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। देखते हैं थोड़ा सा, देखिए मिल गया है कि इसमें देखिए आपको देखना है कि अनुच्छेद जो 58 का 1 है उसके अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं दी गई। कौन कौन सी योग्यताएं? जब से सबसे पहले भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात है वो भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, पूरा कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का। तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति जो पद है वो हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत का जन्मा नागरिक होना, ठीक है। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 31 में कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति तो बन सकता है, वो कब बन सकता है देखते हैं। सबसे पहले बनेगा वो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में ये है कि कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, हाँ, कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये लाभ का पद ये है, एक सांसद के रहते रहते आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो एक लाभ का तो पद है ही। तो इसलिए वो सांसद जो है निर्वाचित होने के, जैसे आप राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होंगे तुरंत आपको अपना कोई और जो पद है उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है यहाँ पर। देखते हैं अब, देखिए इसमें फिर एक नई आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 59। इसको आपको ऐसे ध्यान से अच्छे से रटना है। आर्टिकल नंबर 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, और दिया गया विकल्प इसीलिए सी है, सही है, ठीक है ना। 59 का 1 बोलता है अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है? ऑप्शन नंबर 57, मतलब अनुच्छेद नंबर 57, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, देखते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है या वोटों को लेके कोई मिसकॉन्सेप्शन होता है, तो उस कंडीशन में वो कहाँ जाएंगे? तो वो जाएंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही उनका मामला सुना जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आइए देखते हैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है कि अगर प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को अनुच्छेद 51 के 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। ये भी बात समझ में आना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बोल दिया वही फुल एंड फाइनल है, ठीक है। वो आर्टिकल नंबर 71 के आर्टिकल नंबर 1 में है। राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। ये क्या है? अपने पद ग्रहण करने के दिन से, जिस दिन पद ग्रहण किया है उस दिन से 5 वर्ष होगा, ठीक है, ना कि उसके आगे से। अपने देखिए इसमें निर्वाचित तारीख की, अब देखिए ऑप्शन में कितना मिसकंसेप्शन है। निर्वाचन तारीख से, निर्वाचन तारीख का मतलब हो गया जिस दिन उसने नामांकन पत्र भरा है। ये तो नहीं हो सकता। संसद द्वारा निर्धारित तिथि, अब संसद तय करेगी, ये भी नहीं हो सकता। अपने पद ग्रहण करने की तिथि, जिस दिन ओथ लेगा, वो जिस दिन ओथ लेगा, प्रेसिडेंट ओथ लेता है ना, तो ओथ कौन दिलाएगा उसको? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, ठीक है। तो जिस दिन ओथ लेगा उस दिन से, और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो ये बिल्कुल सब गलत है, सिर्फ और सिर्फ यही सही है, सी वाला।
आइए बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल नंबर 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 35। भारत का जो प्रेसिडेंट है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। कौन? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। बात सही है 100%। आर्टिकल नंबर 56 के 1 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा और जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ये जो सूचना देगा ना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को, ये 56 के उप आर्टिकल 2 में है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? अभी आपको बताया उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी जो तुरंत। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 37 की तरफ। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है को अपने पद से हटाया जा सकता है। किससे हटाया जा सकता है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। तो देखिए, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि जो प्रेसिडेंट है उसको हटाने के लिए महाभियोग लगा सकते हैं, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। वही संसद के द्वारा हटाने को ही इन्होंने इनडायरेक्टली महाभियोग को ही बोला है, संसद के द्वारा हटाने को। ठीक है, देखिए जो अनुच्छेद नंबर 56 है उसका खंड 1 क्या कहता है? इस उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, रीति से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। आइए इसके बारे में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और नॉलेज लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में है? 61 में। अभी हम लोगों ने बात करी है तो फटाफट इसको ऐसे ही देख लिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। कब? महाभियोग के द्वारा। देखिए, आ गई वही बात। महाभियोग क्या है समझिए। महाभियोग की एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले एक लेटर लिखा जाता है और वो लेटर इसलिए लिखा जाता है कि यदि प्रेसिडेंट ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इस कहने का मतलब है कि उसने अगर कहीं कोई घोटाला कर दिया है या सांसदों के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम कर दिया है जो उसके पद के प्रति शोभा नहीं देता है, तो जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर महाभियोग की प्रोसेस प्रक्रिया लाई जाती है और ये संसद में ही चलती है। फिर उसके बाद इनको हटाया जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत लंबी प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में ही। देखते हैं आगे 41 पे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन द्वारा। इस बात को समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई राष्ट्रपति तो लोकसभा का है तो लोकसभा में पहले आना चाहिए, दिमाग में डाउट रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा का है या राज्यसभा का? लोकसभा का है जरूर, लेकिन राष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट में, महाभियोग लाने के कॉन्सेप्ट में किसी भी सदन में आप ये महाभियोग की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 61 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 61 के सेक्शन 1 के अनुसार राष्ट्रपति पे महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के 3 के द्वारा दूसरा सदन इस आरोप का अन्वेषण करेगा। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा या कराएगा किसी एजेंसी से, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अभी हम लोग बात देख ही चुके हैं, 61 के बारे में बात हो रही है, तो 61 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं और इसके बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन है, वही कहता है कि भाई निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? वह बार बार जब ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं और या सीधा ऑप्शन बता के चल सकते हैं।
संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो वो संसद के द्वारा। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी चाहिए? दिए देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बातों में बता दिया था कि 14 दिन, तो आपको ये याद रहा होगा। बातों में जो की गई बातें होती हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए कि संविधान के अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना के लिए दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर संसद की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदनों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अब ये प्रोसेस समझ में आ गया। 14 दिन पहले तो प्रेसिडेंट को एक लिखित सूचना दोगे कि भैया हम आपके ऊपर महाभियोग लाने वाले हैं। उसके बाद जो वहाँ पर संकल्प जो ले रहे हैं, जो संकल्प लेंगे वो कितने होने चाहिए? कुल सदन के कम से कम 1/4 लोगों से आपको साइन कराना पड़ेगा कि भैया हम पे प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगा रहे हैं। आप जो 14 दिन पहले उनको लेटर लिख के भेजेंगे प्रेसिडेंट को, वो उस पर आप साइन कर दीजिए, ठीक है। तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत ऐसा हो जो ऐसा विकल्प पारित भी होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट को दे दिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया का देखिए प्रोसेस है, तो इसमें जब किसी भी सदन में ला सकते हैं। पहली बात तो अगर हमने राज्यसभा में लोकसभा में लिया है तो लोकसभा में 2/3 लोग इसको पहले साइन करेंगे, तब ये पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, तब राज्यसभा में 2/3 लोग उसमें साइन करेंगे। देन उसके बाद ये सत्यापित होगी कि महाभियोग प्रक्रिया लगने के बाद में अगर एजेंसी हायर करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट के खिलाफ कि भाई जो इन्होंने काम किए हैं बड़े डेप्थ में हैं, बड़े बारीकी हैं, तो इनको एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। और जब एजेंसी हायर करेंगे, संसद एजेंसी हायर करेगी, तब वो पूरा प्रोसेस होगा। और 2/3 के बाद से जब लोकसभा राज्यसभा में हो जाता है तो प्रेसिडेंट तो वैसे ही अपना त्यागपत्र दे देगा, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जैसे उनको पता चलता है, उनको तो पता ही रहता है कि उन्होंने क्या घोटाले करें और उनको लगता है कि ये घोटाले सार्वजनिक हो गए, तो वो ऑटोमेटिक अपना क्या कर देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोजन अधिकरण का भाग नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट पे जो लगाया गया महाभियोग है वो कैसी प्रक्रिया है? वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो संसद द्वारा चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभा भाग नहीं लेती, जबकि अनुच्छेद 54 के खा के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है, जो कि हम लोग अभी बार बार इस पर डिस्कस ही करते रहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यों की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। तो कहीं पे भी अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के लोग देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। हालांकि अभी बहुत प्रश्न हैं, आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए तो घटना चक्र बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है भैया? तो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, इसको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, ठीक है। ये कब बोला गया था? ये कब तक भर लिया जाना चाहिए? 6 महीने, ठीक है। देखिए इसमें 6 महीने हो गया है। इस पर देखते हैं किस आर्टिकल में है। देखिए संविधान के अनुच्छेद नंबर 62 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति की जो पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक 6 महीने के भीतर इसे कर लिया जाना चाहिए।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कहा गया है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हो जाना चाहिए कैसे? 6 महीने के भीतर। ये तो आप बिना देखे भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। भारत के राष्ट्रपति की जो मृत्यु है वो पद पश्चात अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है? वापस से वही रिपीटेड 6 माह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदयुक्ति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने। तो देखिए वही से क्वेश्चन वही है, आंसर उसके वही है 6 महीने। बस जो क्वेश्चन है वो घुमाते हैं, और क्वेश्चन जो घुमा रहे हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि ध्यान में नहीं रखेंगे तो चीज़ें क्या होगी ना कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको घटना चक्र से प्रेसिडेंट आप लगा लेंगे ना, तो गूगल पे जाइए, टाइप करिए प्रेसिडेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी, प्रेसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन इन हिंदी। ठीक है, तो बस वहाँ पे दिखा देगा, तो वहाँ पे भी खूब सॉल्व करिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो। पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। वही आर्टिकल 62 के उप आर्टिकल 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु पदयुक्त या अन्य कारणों से हुई हो तो जिसके अतिरिक्त रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65 के 1 के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। वही फिर रिपीटेड हो गया कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कब तक? 6 माह तक संभालेगा। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें बता दी इसमें। कब? देखिए अब पूरे बारे में है, इसको पढ़ना जरूरी इसलिए है ना कि आपको बहुत सारी हो सकता है नई नॉलेज इससे मिल जाए। आर्टिकल नंबर 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की तिथि में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हैं राष्ट्रपति के कामों का संपादन करेंगे। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम है 1969 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1969 है उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्नलिखित में से कौन देखेगा तो करेगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये भी नहीं रहेंगे तो अन्य न्यायाधीश करेंगे। अब ऐसा ना कि बोलिएगा कि अन्य न्यायाधीश भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अन्य न्यायाधीश हो गए हैं 32। ठीक है, और टोटल 33 हो गए, टोटल है 34। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अन्य न्यायाधीश होगा ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। अभी हम लोगों ने बात यहाँ पर कर ही ली है इनके बारे में। ठीक है, और कोई ऑप्शन बनता नहीं है, बी वाला ऑप्शन था। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, एक ही बिंदु पर दोनों पद खाली हो जाएं, समझ रहे हैं? एक ही पॉइंट पे दोनों पद, प्रेसिडेंट का भी खाली हो जाए और वाइस प्रेसिडेंट का भी खाली हो जाए। अब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अच्छा डाला है। देखिए तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पे भी आएगा। ठीक है ना। कथन है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। देखिए संविधान के ऊपर तो कौनो नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। तो इसलिए जो राष्ट्रपति, ये बात बिल्कुल सच है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक वो पद पे हैं। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कह दीजिए कि राष्ट्रपति संविधान से ऊपर है इसलिए उनके ऊपर नहीं चलता, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि देखिए भाई राष्ट्रपति के जो पद है उसको बहुत सारे काम है, अगर आप मुकदमा कर देंगे तो वो बाबा तारीखों में ही जाते रहेंगे, तो वो काम अपना कब करेंगे। इस वजह से ये कहा गया कि जो 5 साल उनके हैं
महाभियोग की प्रक्रिया है उनके पास, लेकिन आप छोटे मोटे कामों के लिए मुकदमा नहीं लगा सकते उनके ऊपर। बाद में मुकदमा चला सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन पहले नहीं, क्योंकि वो 5 साल के भीतर क्या होगा ना कि वो काम इतने ज़्यादा करते हैं, उस काम में ही उनका टाइम निकलता है। अब आपने कोर्ट में लगा दिया, अब कोर्ट में बार बार तारीख मिल रही, बार बार वो तारीख पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के लिए बोला गया है कि जब वो कार्यकाल में रहेंगे तब मुकदमा नहीं चलेगा। देखिए पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति तो होगा ही होगा। 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है, केंद्र की जो पूरी शक्ति वो राष्ट्रपति में होगी, प्रेसिडेंट में होगी। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, ठीक है। अनुच्छेद 361 के 1 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्त प्राप्त है। अनुच्छेद 361 के 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आधिकारिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, समझ लीजिए। परंतु 361 के 4 के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी या सिविल मुकदमा तत्पश्चात विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता है, ये कारण गलत है। मैंने आपसे क्या कहा था, संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है इस पूरे देश में, ठीक है। तो इस वजह से चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे फिल्म स्टार हो, कोई संविधान से ऊपर नहीं, सब संविधान के अंदर है, ठीक है। कोई भी कितना भी पैसे वाला हो वो ये कह दे कि नहीं मैं संविधान से ऊपर हो गया, मेरे पास 550,000 करोड़ की संपत्ति, नहीं, सिर्फ संविधान के दायरे में ही आते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 57। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? वो है 44वें अमेंडमेंट में। पूरी पॉलिटी में सिर्फ 2 ही भाई साहब आपको अमेंडमेंट बड़े इंपॉर्टेंट दिखेंगे, 44, दूसरा 42। इन्हीं दोनों का पूरे पॉलिटी में खेल है, ठीक है ना। तो इनको याद रखिए, ये बड़े कंफ्यूजिंग भी हैं क्योंकि 44-42 का बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है लोग 44-42 पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है। देखिए 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 के 1 में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसमें प्रेसिडेंट को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर आते हैं 58 में, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? प्रेसिडेंट लोकसभा को कब भंग करेगा? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है, वो लोकसभा को भंग कर देगा। 85 के 2 के खा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के 1 के अधीन है, ठीक है, भंग करने की। और किसको भंग करेगा? लोकसभा को। मतलब ये है कि वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा का सलाह पर कर सकता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, ये याद रखिएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। लेकिन मंत्रिपरिषद जब बात आती है तो वहाँ पे कैबिनेट भी होंगे, राज्य भी होंगे, उप मंत्री भी होंगे, उप मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उनके द्वारा दी गई लोकसभा का समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है और इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। देखिए सकते लगा है, सकते मतलब क्या है? सकते मतलब है कि अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंदर क्या है, मंत्रिपरिषद के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक है कैबिनेट मंत्री है, उप मंत्री है, और अभी हम लोगों ने एक बात और करी थी, कौन से मंत्री? राज्य मंत्री, ठीक है ना। तो ये भी हैं, तो इसका सही विकल्प यहाँ पर हालांकि डी होगा। कौन कौन से मंत्री है? कैबिनेट मंत्री हैं, उप मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। ये 3 मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, कर सकते हैं, विवेकाधिकार का यूज करेंगे प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? तो वह है प्रेसिडेंट के द्वारा आहूत होती है, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग वीडियो को 60 क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है।
पिछली हम लोगों ने 25 तक करे थे, आज 60 तक करे हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और मैं चाहता नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए जाएं और बहुत लंबी वीडियो भी ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो होती है वो ठीक ठाक उसमें आप लोगों का वो रहता है, और जो 2 घंटे 1 घंटे 15 मिनट की होती है उसमें थोड़ा सा कम रहती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, 50-50 क्वेश्चन को टैकल करेंगे, लेकिन ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।